गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। आप लोगों को मैं ग्रामर में तो लगभग आधा से ज़्यादा लेसन पढ़ा ही दिया था, तो थोड़ा सा ग्रामर सेक्शन को मैं ड्रॉप करता हूँ आज से। और आज से मैं आप लोगों को आपका बुक पढ़ाता हूँ, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, उसको मैं चालू करता हूँ। लेसन 6 से चालू करता हूँ। रहीम स्नोर, रहीम के खराटे। देखिएगा, घर में एक परिवार में 10-11 आदमी हो, 12 बड़ा फैमिली हो, तो कोई ना कोई रातों को खराटा ज़रूर लेता होगा। जब सो जाता होगा तो कान के आसपास अगर सोए तो खर खर की आवाज़ ज़रूर आती है। उसी से रिलेटेड ये कहानी है। यहाँ पे दो व्यक्ति, मुझे स्टोरी जब मैंने पढ़ा तो मुझे देखने को मिले, रहीम और रहीम के साथ एक बूढ़े आदमी हैं। यही दो आदमी मिले थे। देखते हैं पहले इसका। ए डिसऑर्डर इज़ ए प्रॉब्लम और इलनेस। क्या कोई विकार, डिसऑर्डर जो होता है ना, उसको हिंदी में लोग विकार कहते हैं, वो क्या है? एक समस्या है या एक बीमारी है? विच अफेक्ट समवन्स माइंड और बॉडी, जो किसी के दिमाग को या किसी के शरीर को डिस्टर्ब करता है। इट कैन बी ए स्टेट ऑफ बीइंग अनटाइडी, बैडली प्रिपेयर्ड और बैडली अगेंस्ट। कभी कभी यह क्या होता है, विकार जो होता है ना, कभी कभी बैडली प्रिपेयर्ड, यानी कि किसी को अगर जोर ज़बरदस्ती से तैयार करें या किसी को एक ऐसे माहौल में ढाल दें जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ही सही नहीं, उसी का डिफेक्ट होता है, जो ये होता है डिसऑर्डर। लेट्स रीड अबाउट वन ऑफ द डिसऑर्डर इन दिस चैप्टर। यहाँ पे इसी एक डिसऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत पहले की बात है। There lived an old man who had a big rice field, a strong horse and a fine dog. एक बूढ़ा व्यक्ति था जो रहा करता था उस समय, जिसके पास एक बड़े चावल का मैदान था, एक मजबूत घोड़ा था और एक प्यारा सा कुत्ता था। He also had a son whose name was रहीम, और उसे एक बेटा भी था जिसका नाम था रहीम। Now this boy had a snore which you would have never heard. अब उस बच्चे को धीरे धीरे खराहट लेने की बीमारी हो रही थी, जो अब तक पहले ये बूढ़ा व्यक्ति नहीं जानता था, लेकिन अब उसे हो रहा था। No sooner did he lie down in bed, he began to snore. जैसे वो सोता, खराटे लेने की चालू कर देता है, घर घर की आवाज़ जो आती है चालू हो जाता है। When he swore in घर घर, the shutter flapped. What is more, the wooden spoon and basket of the kitchen shelf came clattering down the floor. लगता था ना कि किचन में जो सारे जो यूटेंसिल्स हैं वो आपस में टक टक की आवाज़ कर एकदम फ्लोर पे झूम रहे हैं, एकदम आवाज़ क्रिएट कर रहे हैं। ऐसी आवाज़ें क्रिएशन होती, यानी कि कितना जोर जोर से वो खराटे में लेता था, पूरा लगता था कि फ्लोर पे सब ये कूद रहे हैं। So the old man house was noisier at night than in the daytime. उस बूढ़े व्यक्ति के घर की क्या स्थिति थी? बूढ़े व्यक्ति की घर की स्थिति यह थी कि दिन में उसके घर में कम हल्ला होता था कंपेयर देन रात को, क्योंकि रात को वो ज़्यादा हल्ला करता था दिन के बजाय। आप देखिएगा कि दिन में हमारे घरों में ज़्यादा शोरगुल होता है कंपेयर देन रात को, लेकिन उसके घर में उल्टा था, रात को ज़्यादा शोरगुल होता और दिन में शांति रहती थी। The worst part of it was that the older the boy grew, the louder he snored. बुरी बात क्या थी कि जैसे जैसे रहीम बड़ा होते जा रहा था, वैसे उससे उसकी खराहट की आवाज़ें भी बड़ी होती जा रही, यानी कि उतना ही जोर से वो ले रहा था। As time went by, the old man began to look ill, as he could never get a good night's sleep. जैसे जैसे समय बीत रहा था, तैसे तैसे वो बूढ़ा व्यक्ति बीमार होते जा रहा था। कारण क्या था कि रातों को वो अच्छी नींद नहीं ले पा रहा था खराटे की वजह से। आप लोग भी देखिए, अगर आप एक रात को अच्छी नींद नहीं ले, गुड स्लीप नहीं ले, तो सुबह मन थका थका नजर आता है। वही हाल था इस बूढ़े व्यक्ति के साथ। One day the old man and the son were seated on the porch drinking tea. एक दिन बूढ़ा व्यक्ति और वह लड़का बरामदे में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। The old man took a sip of tea and heaved a deep sigh. बूढ़ा व्यक्ति ने चाय की चुस्की ली और डीप नीचे तक लिया था, मतलब कि जोर से लिया। कुछ लगा कि कुछ जैसे उसके तबीयत में खराब है, ऐसे उसने आवाज़ की, व्हाट इज रॉन्ग? सामने बैठा हुआ रहीम पूछ रहा है, क्या गलत है पिताजी?
आर यू नॉट वेल, क्या आप अच्छे नहीं हैं? आस्क्ड रहीम, रहीम ने पूछा। नो आई एम नॉट फीलिंग वेल, बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं मैं अच्छा नहीं। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग इनफ स्लीप फॉर ए फ्यू नाइट्स, वास्तव में बात यह है ना बेटे कि मैं कुछ रातों से अच्छी नींद नहीं ले पाया हूं। आंसर द ओल्ड मैन, बूढ़े व्यक्ति ने रहीम को जवाब दिया। रहीम वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही स्नोर्ड रैदर लाउडली, रहीम इस बात को जानता था कि वो रातों को सोता है तो खर खर की आवाज करता है। He thought for a while and said, कुछ क्षण सोचता है रहीम और उसके बाद जवाब देता है, You can't sleep soundly at night because I snore so loudly. मैं जानता हूं कि आप रातों को अच्छे तरीके से नहीं सो पा रहे क्योंकि मैं खर खर की आवाज उत्पन्न करता हूं। But don't worry father, from tonight, आज से आप प्रॉब्लम मत लीजिए, आज की रात से आपको प्रॉब्लम सारा सॉल्व। I will sleep somewhere else, मैं आपसे दूर सोऊंगा कहीं और। So that you can sleep with peace and warmth, जिसके कारण आप शांति से सो सकें, ठीक है, वार्म सो सकें, यानी कि बहुत ही अच्छी नींद सो सकें। सेड रहीम, रहीम ने जवाब दिया। He, where would you go? asked the old man. बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, कहाँ जा रहे हो तुम? Just then, तुरंत रिप्लाई दिया। They heard the horse winning in the stable. देखता है, स्टेबल जानते हैं ना बाबू आप लोग, जहां पे घोड़े को रखा जाता है ना कि घोड़े का घर, वहां से घोड़ों की आवाज आती है। ये कुछ सोचता है। That is it, वही जगह है जहां पे मैं सोऊंगा। Cried Rahim, the stable? हाँ, स्टेबल में। Yes, I will sleep in the stable with our horse. मैं अपने घोड़े के साथ वहीं पे सो रहूंगा। The horse won't mind my snores. कभी भी घोड़ों को मेरे खराहट से बुरी नहीं होगी, उन्हें कभी भी बुरा फील नहीं होगा। So from that night onwards, रहीम started sleeping. उसी रात से रहीम जो था स्टेबल में सोना चालू कर देता है। In the stable with the horse, the old man had a sound sleep and felt well. रहीम के पिताजी बूढ़े व्यक्ति जो हैं वो गहरी नींद रात को लेते हैं, डीप सोते हैं और समय के साथ धीरे धीरे वो अच्छे होते जाते हैं। Some days later, the old man went up into the mountain to cut wood. कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति पहाड़ों पे जाते हैं लकड़ी काटने के लिए। He loaded the wood onto a cart for the horse to pull. एक कार्ड ले जाते हैं साथ में घोड़े के साथ बंधा हुआ, उस पर लकड़ी की रोड रख देते हैं, उसे खींचते हैं। But there was something wrong, लेकिन कुछ गलत था। The horse could not budge the cart an inch. घोड़े कोशिश करके भी 1 इंच तक उसे नहीं खींच पा रहे थे। इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को कल बताता हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज क्लास 7th के लिए 13.1 में कुछ क्वेश्चन बाकी था। डी नंबर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1.5 मीटर। यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 1.5 मीटर। क्या निकालना है? तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 1.5 मीटर। डिसमल दे देते हैं 6 मीटर, यानी ये 6 मीटर आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है। अब ई नंबर क्वेश्चन में द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 64 सेंटीमीटर, 2 ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। तो कल इस क्वेश्चन को हम बता दिए थे। एफ नंबर क्वेश्चन, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 70 सेंटीमीटर और पेरीमीटर 300 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन हम बता दिए थे।
जी नंबर क्वेश्चन में फाइंड द पेरीमीटर निकालना है। स्क्वायर का साइड 3 मीटर दिया हुआ है तो 4 इंटू साइड से पेरीमीटर निकल जाएगा, और रेक्टेंगल 30 सेंटीमीटर, विड्थ 20 सेंटीमीटर, तो इसका भी पेरीमीटर निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेशन चेंज करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल सबसे पहले हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर या पाई डी, एक ही फॉर्मूला है 2 पाई आर या पाई डी। तो यहाँ पर पाई का जो वैल्यू है 3.14 होगा, या 22/7 होगा। अब ये जो पाई का वैल्यू होता है 3.14 या पाई का वैल्यू होता है 22/7, इस दोनों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसको डिवाइड कीजिएगा तो 3.14 आएगा। तो ये था आपका सर्किल का सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम चलते हैं, डायमीटर सर्कमफेरेंस डिवाइड डायमीटर, है ना। तो यहाँ पे अगर सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यानी रेशियो C/D ऑफ द सर्कमफेरेंस, C ऑफ a circle of its diameter and D is the constant for all circles। यानी फाई का जो वैल्यू है वो फाई इंडिकेट करता है C/D को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हुआ वो 2 पाई आर हुआ या पाई डी हुआ। अगर डायमीटर दिया हो, रेडियस दिया हो, तो डायमीटर दिया हो तो पाई डी होगा, अगर रेडियस दिया हो तो 2 पाई आर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज इसमें शुरू होता है 13.2। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इच, है ना। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 पाई आर लिखेंगे, और 2 इंटू पाई का बाद 22/7 इंटू आर कितना है 35 है, ठीक है। तो 7 से 35 कट जाएगा, 7 5 से 35। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 22 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 2 10 220। अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा तो मीटर में होगा। तो इस तरह से ये सर्कमफेरेंस निकल गया। उसके बाद बी, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज। इसमें डायमीटर दिया हुआ, जैसे ये आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर बी का, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है, कितना मीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, है ना। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई डी, पाई का 22/7 इंटू डी कितना है 14 सेंटीमीटर, 7 से 14 कट जाएगा 2 टाइम्स, यानी 22 × 2 यानी 44 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। तो दोनों टाइप के फॉर्मूला बता दिए, दोनों पर अगर 2 पाई आर है, रेडियस दिया हो तो 2 पाई आर से, अगर डायमीटर दिया हो तो पाई डी से, है ना। तो इस तरह से हम सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। अब जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हुज सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस दिया हुआ है और रेडियस निकालना है ना। तो अभी आपको हम बताए थे कि सर्कमफेरेंस निकालने के लिए 2 टेक्निक, रेडियस दिया हो तो 2 पाई आर और डायमीटर दिया हो तो पाई डी लिख करके हम बना सकते हैं जल्दी में। लेकिन अगर सर्कमफेरेंस दिया है, जैसे सी नंबर क्वेश्चन दे दिए, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है? सर्कमफ्रेंस दिया है 52.8 सेंटीमीटर, 52.8 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। ठीक है, और क्या निकालना है हमको? रेडियस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? r निकालना है। तो इधर सर्कमफ्रेंस के स्थान पर 52.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 कर देते हैं, और r तो चूंकि निकालना ही है ना। अब यहाँ देखिएगा, यानी 7 जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 22 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो इधर मल्टीप्लाई होता है इधर डिवाइड होता है, जिधर इधर डिवाइड होता है इधर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे 52.8 सेंटीमीटर इंटू 7 और डिवाइड बाई 2 इंटू 22 है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर 52.8 इंटू 7 2 10 इंटू 22। ठीक है, अब इसको काटते हैं। ले 50 को पुलिस लाइन से खड़ा लगा दिया जाए ना, तो अंका से अच्छे कोई अब इसको 2 से काटते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और फिर 11 2 जा, और 11 से इसको काटते हैं तो 11 2 जा 22, 11 4 जा 44। ठीक है, अब इस 2 से काटते हैं इसको तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ 10 है, इधर 12 है ना। तो इसको अगर हम 12 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 84/10 यानी 8.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 8.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, डायमीटर दिया हो तो डायमीटर भी निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए से लेकर के एफ तक दुबे सर मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब टाइम हो चुका है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 के लिए अभी क्लास 7 के लिए पढ़ाया जा रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल और वी हैव मेनी सबस्टेंस अराउंड अस। क्या है? बहुत सारे सबस्टेंस, all these substances are contain properties such as सोचना पड़ेगा ना, गारंटी वाला shape, size, structure, etc. When we take one or more property of चेंज होते हैं, अगर आप वही चीज का करते हैं, मतलब हम बता रहे हैं चीज का चेंज होता है तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज अलग-अलग होते हैं। ठीक है, अगर कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। ऐसा जो होता है ना कि ये चेंज होते हैं मार्केट निकला है, इसमें मार्केट कर गया, कर गया, उस हिसाब से कर रहे हैं। जो होता है वो ब्रेक करता है कॉमन सॉल्ट है, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड है, इसमें आपका ठीक है, तो ड्राइंग ऑफ क्लॉथ है, फूड है, रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट है, बॉडिंग ऑफ फ्यूल है, रस्टिंग है ना। तो फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में क्या होता है? ये चेंज इन व्हिच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म इज कॉल्ड फिजिकल चेंज,
एंड जिसमें नया चीज बनता है उसको क्या कहते हैं? केमिकल चेंज करते हैं। रिवर्सेबल और रिवर्सेबल सर ऐसा चेंज जिसमें बैक हो जाए उसको करते हैं रिवर्सेबल चेंज, और जिसमें बैक नहीं उसको कहते हैं इरिवर्सेबल चेंज। सुनो, फास्ट चेंज ऐसा चेंज जो तेजी से उसको क्या कहते हैं? फास्ट चेंज ऐसा चेंज जो तेजी से उसको क्या कहते हैं? स्लो चेंज। डिजिटल चेंज और डिजिटल चेंज चला गया अब 10 हम तुझे देखते रहते हैं जितना तुम कर रहा है अपने यूनिवर्सिटी कोई ना ऐसे जितना करते हो सारा पीछे निकल बोलते हैं। अरे वो ये वो कौन करेगा ना पूरा दुनिया और कर देगा। अरे आया करते अरे बहुत दिया कर लीजिए आपका नहीं सर तुम्हें सर पचास जो पैसा इन्वेस्ट करता है अपने 50 जो पैसा वो कहाँ इन्वेस्ट करता है? बाजार के सामान करते हैं आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर उसका जब भी देखिए इन्वेस्टमेंट जब भी कीजिए बॉन्ड भी गवर्नमेंट भाई मार्केटिंग प्लान में बॉन्ड है मार्केटिंग का कीजिएगा ना periodic change which repeat after a repeat interval time is called periodic change. A change which occurs after the right interval of time is called non-periodic change. Physical change already known as physical change. Then is called form if you tear a paper. If you tear a piece of paper, that change occur in it. The shape and size of the paper change, but it is still present in the paper. Similarly, leakage, breaking of glass, melting of ice, अभी हम हमारा गया राशि से राशि में बोले ना खाता है कुछ देता है कुछ तब कैसे लिए हेलो छुट्टी होगा जा रहे हैं सब ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7th में संज्ञा चैप्टर का रिवीजन बता रही हूँ। संज्ञा चैप्टर में आप लोग को बताया गया था कि कुछ शब्द जो होते हैं वो प्राणीवाचक होते हैं और कुछ शब्द अप्राणीवाचक होते हैं। प्राणीवाचक यानी जिसमें जान हो और अप्राणीवाचक जिसमें जान नहीं हो, जिसको सजीव और निर्जीव भी बोला जाता है। तो जैसे प्राणीवाचक संज्ञा में शेर, घोड़ा, पीता, बालक, लड़का, लड़की, और अप्राणीवाचक में नदी हो जाएगा, देश हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा, ये सब आते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि कुछ संज्ञा गणनीय होती है। गणनीय माने गिनने वाले, और कुछ अगणनीय होते हैं। तो वे कह रहा है कि जिन्हें गिना जा सकता है उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं, और जिन्हें काउंट नहीं किया जाता है, गिना नहीं जाता है, उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। अब है कि संज्ञा को कितने भागों में बांटा गया है। तो संज्ञा 5 भागों में बट गया है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति का या विशेष स्थान का या विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा है कि जब कोई शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों की पूरी जाति का बोध कराता हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक समान प्राणी हो गया, एक समान वस्तु हो गया, एक जगह हो गया, समान जगह, तो उसको हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़कों का एक जाति, नदियों का नदी है तो उसको एक जाति में कहते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। भाववाचक संज्ञा वो है कि यह प्राणियों के और वस्तुओं के गुण, दोष, भाव, अवस्था इत्यादि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बुढ़ापा हो गया, शत्रुता हो गया, है ना, मिठास हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, ये सब भाववाचक संज्ञा है जिसे अनुभव किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं
द्रव्य पदार्थ को, धातु को, जैसे मान लीजिए कि आपका इसमें आ जाता है, नापा तौला जाता है, मापा तौला जाता है, तो वो भी हो जाता है। जैसे दूध है, पानी है, लोहा है, चावल है, तेल है, ये सब जो होते हैं ये द्रव्यवाचक संज्ञा में प्रयोग होते हैं। समूहवाचक संज्ञा है कि जिन शब्दों में से प्राणियों व वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं। झुंड हो गया, मान लो कि किसी प्रकार का झुंड लगा हुआ है व्यक्तियों का, या फलों को ही एक साथ रख दो तो वो झुंड कहलाता है। सभा हो गया, सेना हो गया, गुच्छा हो गया, ये सब क्या होते हैं? आपके समूहवाचक संज्ञा होते हैं। अब कह रहा है कि समूह भाववाचक संज्ञा की रचना जो होती है वह 2 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। जो मूल रूप से भाव होते हैं, भाववाचक होते हैं, जैसे क्षमा, सत्य, सुख दुख, अपमान, ज्ञान, ये क्या है? मूल शब्द हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। और जो अन्य शब्दों से बनाई जाती है उसे भी भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे चलना से आप चाल बनाते हैं तो उसको बनाया गया है। और क्षमा क्या है? ये मूल वर्ड है। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, एक मूल रूप में होते हैं और एक किसी संज्ञा के शब्दों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा जो हैं 5 प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनता है, सर्वनाम के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनता है, और विशेषण के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनता है, तथा क्रिया के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनता है, और अव्ययों से बनता है। यानी अव्यय का जो शब्द रहेगा उससे भी भाववाचक संज्ञा बन जाएगा, सर्वनाम का जो शब्द रहेगा उससे भी भाववाचक संज्ञा बनेगा, विशेषण के शब्दों से भाववाचक बनेगा, सर्वनाम के शब्दों द्वारा बनेगा भाववाचक, और जातिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। अब इसके आगे जो है कैसे बनता है ये कल बताएंगे, और इसका क्वेश्चन भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव जो है सब कल संभव हो तो कल बता देंगे। इससे आगे धन्यवाद।